बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 1 का सेकेंड लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, वेरिएबल्स के बारे में देखा था। ठीक है जी, वेरिएबल क्या होते हैं, उसको जो है वो कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, ये मेमोरी में वो उसकी डेफिनेशन कैसे होती है, ये हम यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ा था। आज हम इससे ऑनवर्ड देखेंगे कि उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अपने सी के प्रोग्राम में किस तरीके से उसको डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था कि एवरी वेरिएबल नीड्स टू बी डिक्लेयर बिफोर यूज्ड, सो वी हैव टू डिक्लेयर इट बिफोर। आज हम देखेंगे कि कैसे। Declaring a variable in C. C is a strongly typed language. That is, all variable must be declared before being used. Typed language इसको क्यों कहा जाता है कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हों उसको पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है। अनलाइक GW बेसिक, GW बेसिक में क्या होता था कि कोई से भी वेरिएबल आप एट एनी स्टेज ऑफ योर प्रोग्राम डिज़ाइनिंग आप उसको यूज़ कर लेते थे विदाउट डिफाइनिंग, राइट। वो आप जैसे ही उसको लिखते थे, यूज़ करते थे, वो साथ ही GW बेसिक उसको डिफ़ाइन कर लेता था। बट सी में ऐसा नहीं है। सी जो है वो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जितने वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं उसको दे मस्ट हैव टू डिक्लेयर बिफोर बीइंग यूज्ड। द कंपाइलर विल रिपोर्ट एनी एरर इफ़ एन अनडिक्लेयर वेरिएबल इज यूज। यानी कंपाइलर आपको फ़ौरन से एरर दे देगा अगर आप कोई अनडिफाइंड वेरिएबल जो है उसके अंदर यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन सी बाय स्पेसिफाइंग इट्स टाइप्स एंड नेम। आपको पता है डाटा की टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। इंटीजर होती है, उसके अलावा करैक्टर होती है, ABC जिसके अंदर हम लिखते हैं। ठीक हो गया। इसको हमने उसको एक तो वेरिएबल को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, एक उसकी टाइप बतानी पड़ेगी कि हमने जो वेरिएबल डिफ़ाइन किया उसको किस तरह का डाटा हम उसके अंदर स्टोर करेंगे। उसका सिंटैक्स क्या होगा डिफ़ाइन करने का। डाटा टाइप पहले हम लिखेंगे, यानी कौन सी डाटा टाइप है, और फिर उस वेरिएबल का नेम। ये जेनेरिक फॉर्म है कि आपने इसको कैसे डिफ़ाइन करना है। अब डाटा टाइप में कौन कौन सी आ जाती हैं, इंट आ जाती है, डबल आ जाती है सी के अंदर, ठीक है, करैक्टर आ जाती है। इंट किस लिए यूज़ होती है, होल नंबर्स के लिए, जैसे 1 2 3 4 1000 10,000 लाख 1 अरब 2 अरब, इस तरह से, यानी होल नंबर्स के अंदर। डबल जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, रैशनल नंबर्स के लिए। एक तो रैशनल नंबर प्लस दूसरा उसमें पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स आ जाते हैं उसके लिए, या फिर अगर आपने बहुत बड़ी कोई अमाउंट लिखनी है उसके लिए जो है वो डबल यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। तो डाटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ द डाटा बीइंग यूज, यानी डाटा टाइप की जगह हम उसकी टाइप लिखेंगे कि हम इंट यूज़ कर रहे हैं, डबल यूज़ कर रहे हैं या करैक्टर यूज़ कर रहे हैं, और वेरिएबल नेम की जगह उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये डाटा टाइप आ गई इंट हमारी, और वेरिएबल का नेम आ गया किलोग्राम्स। ठीक है जी, हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसका नाम किलोग्राम होगा और उसकी डाटा टाइप इंट होगी। ये डिक्लेयर हो गया वेरिएबल किलोग्राम के नाम से। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेंथ के नाम से, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, डबल होगी। ठीक है जी। अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमास इज स्पेसिफाइड विद द डाटा टाइप टू डिक्लेयर मोर वेरिएबल ऑफ द सेम डाटा टाइप सच एज, यानी अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर सेम डाटा टाइप के, तो आप उसको इस तरह से कॉमा सेपरेटेड भी लिख सकते हैं। यानी एक दफ़ा हमने उसको टाइप बताई और आगे वेरिएबल्स हमारे थे, एक मार्क्स का वेरिएबल था, कॉमा लगा के टोटल स्टूडेंट्स का वेरिएबल लिखा, फिर कॉमा लगा के नंबर ऑफ रूम्स का, यानी हमने 3 वेरिएबल डिफ़ाइन किए जिसकी डाटा टाइप थी इंट। ठीक है। इसी तरह से डबल जो डाटा टाइप है उसकी हमने कितने वेरिएबल डिफ़ाइन किए, एक किलोग्राम्स, एक लेंथ, एक वॉल्यूम और एक हाइट, यानी 4 वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए जिसकी डाटा टाइप जो है वो डबल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये हमने
द वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंप्यूटर द नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। वेरिएबल डिक्लेरेशंस क्या बताती है कंपाइलर को कि जो प्रोग्रामर है इसने इस टाइप का जो वेरिएबल है वो यूज़ किया है। इन अ सी प्रोग्राम इंट वॉल्यूम, उसी तरह ऊपर जैसे हमने यहाँ किया, और ये करेक्टर और एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम ch है और डाटा टाइप उसकी है करेक्टर। इन अ सी प्रोग्राम द वेरिएबल declaration tells the computer the name of the two variables volume and ch used to store an integer and character data respectively। यहाँ इसकी बात कर रहा है कि इसके अंदर जो है वो एक वॉल्यूम नाम का इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया और एक ch नाम का करेक्टर टाइप का हमने जो है वो डिक्लेयर किया है। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन डज नॉट सेट असाइड मेमोरी लोकेशन, यानी जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी साइड पे नहीं करता, फ़िलहाल वो जस्ट उसको कंपाइलर को बताता है कि इस नाम का वेरिएबल यूज़ होगा प्रोग्राम के अंदर। इट जस्ट इन्फॉर्म्स द कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन इट, while the definition of the variable that set aside memory location for the variable, यानी यहाँ तक जब हमने लिखा उस टाइम तक आपकी मेमोरी सेपरेट नहीं हुई इन वेरिएबल्स के लिए। इस यहाँ तक अभी सिर्फ उसको ये बताया गया है कि इस प्रोग्राम में ये दो वेरिएबल यूज़ होंगे, जिसमें से एक का नाम वॉल्यूम और उसकी टाइप इंट है और दूसरा ch है और उसकी टाइप है करेक्टर। अंडरस्टैंड? तो मेमोरी कब एक साइड पे उसकी होगी, जब आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, यानी जब इन वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, जब इनको कोई वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी और जैसे ही डेफिनेशन होगी तब वो आपकी मेमोरी लोकेशन को इस वेरिएबल के लिए एक साइड पे रखेगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में जस्ट ये बताया हुआ है कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम डिक्लेयर को डेफिनेशन से सेपरेट कर दें। ठीक है जी, दीज आर द टू अल्टरनेटिवली यूज्ड वर्ड्स ऑफ द डिक्लेयर एंड डिफाइन। राइट, अब हम देखते हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं। हमने कहा ना कि इनिशियलाइज जब हम उसको वैल्यू को असाइन करेंगे तब वो एक मेमोरी जो है वो उसकी उस वेरिएबल के नाम की साइड पे बनाएगा, तो उसके लिए हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल मीन यानी वो पहली वैल्यू जिससे हम उस वेरिएबल को जो है वो इनिशियलाइज करेंगे, शुरू करेंगे, वो क्या कहलाएगी, इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। इन अ सी प्रोग्राम व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड the compiler set aside some memory space for it. This allocated memory space may contain data meaningless to the program। और हमें इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत पेश क्यों आती है, यानी जब हम अपना कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम के लिए डिफ़ाइन करते हैं तो क्या करता है कंपाइलर, आपके उस नाम का वेरिएबल एक मेमोरी में जगह बना देता है, एलोकेट कर देता है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर पहले से कोई डाटा पड़ा हो जो इस वेरिएबल को मिल जाए, जो हमारे प्रोग्राम के लिए मीनिंगलेस है। वो पहले का कोई गार्बेज पड़ा है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है जो उस स्पेस के ऊपर पड़ी होगी, जिस स्पेस को हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए जो है वो एक साइड पे करेगा उस वेरिएबल के नाम की। तो हमें तो वो वैल्यू नहीं चाहिए जो पहले से पड़ी है, हमने तो अपने प्रोग्राम के मुताबिक उसको वैल्यू देनी है। तो इसलिए वो पहले वाली वैल्यू जो है वो गार्बेज कहलाएगी, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसको अपने वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के लिए इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक नई वैल्यू दे के। द कंप्यूटेशन इन्वॉल्विंग दिस वेरिएबल में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जाहिर है जो गार्बेज वहाँ अगर पड़ा हुआ होगा तो वो आपके प्रोग्राम पे वर्सली इफेक्ट कर सकता है, आपका रिजल्ट ख़राब कर सकता है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन ऑल वेरिएबल्स शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर बीइंग यूज्ड। इस सिचुएशन से बचने के लिए तमाम वेरिएबल्स जो हम अपने प्रोग्राम में डिफ़ाइन करते हैं उनको इनिशियलाइज करना मस्ट है। अ वेरिएबल कैन बी आल्सो बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, यानी कोई भी वेरिएबल जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं
साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं या एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप बाद में भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं जब आप प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। कैसे? ये इंट काउंट, ये बाद वाली सिचुएशन है कि आपने एक काउंट के नाम से वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया, उसकी टाइप क्या थी? इंट थी। ठीक है, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद पहले डिक्लेयर किया फिर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। काउंट इज़ इक्वल टू 1 to 5। ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू करके हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं। काउंट इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू 1 to 5। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि वो जहाँ पे डिक्लेयर किया साथ ही उसके इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी एक वेरिएबल उसने CH के नाम से डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप क्या है? करेक्टर है, और ये उसकी वैल्यू उसने साथ ही असाइन कर दी जहाँ पे उसने डिक्लेयर किया, इज़ इक्वल टू Z। और जब भी आप करेक्टर टाइप की वैल्यू इसको देंगे तो उसको कोट्स के अंदर जो है वो इनक्लोज करेंगे। ठीक हो गया। और ये आपकी डाटा कौन सी है? फ्लोट है। फ्लोट यानी रैशनल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स होते हैं ना बटे वाले, या जो वो वैल्यू जो पॉइंट्स में आ रही हो, इशारिया में आ रही हो। ठीक है जी, तो फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल वेट है, उसको वैल्यू असाइन कर दी 78.5। राइट, तो दीज आर द मेथड्स टू इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल आइदर एट द डिक्लेरेशन टाइम और आफ्टरवर्ड्स। राइट, तो अब हम देखते हैं रूल्स फॉर नेमिंग। ये वेरिएबल नेम जो हम डिफ़ाइन करते हैं, इनको डिफ़ाइन करने के कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं जी? नंबर 1, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर लेटर्स। यानी कोई भी वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम रखने में आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, और एक अंडरस्कोर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 रूल क्या है? द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ लेटर, यानी लेटर से आपका वेरिएबल नेम स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड रूल क्या है जी? द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ लेटर, यानी लेटर होना चाहिए। अंडरस्कोर भी लीगल है फर्स्ट करेक्टर टू बी, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है जी, तो यानी इस तरह के जो वर्ड होंगे, 9 विनर जो पहले डिजिट से स्टार्ट हो रहा होगा, या स्पेशल करेक्टर से, जैसे नंबर होम एंड 2 kilograms आर इनवैलिड नेम इन C। यानी इनवैलिड नेम वेरिएबल का कौन सा होगा? जो सिर्फ और सिर्फ जो है किसी लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा, ABC से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है जी, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा। अंडरस्कोर भी एक लीगल है, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। राइट, नंबर 3 क्या है? C इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। दस द नेम्स काउंट, स्मॉल में लिखा हुआ एंड कैपिटल में लिखा हुआ काउंट जो है रेफर्स टू द 2 डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है जी, इसको जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर किया जाएगा। C कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, कीवर्ड्स जो हैं उनको आप वेरिएबल नेम के तौर पे नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल इंट, वॉइड, साइंड और वाइल एज अ वेरिएबल नेम, इनको हम वेरिएबल नेम के लिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनका एक ख़ास मकसद है। फॉर मैनी कंपाइलर्स अ C वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी C कंपाइलर जो है उसके लिए वेरिएबल नेम 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। उससे बड़ा जो है हो तो सकता है लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल टर्बो C++ रेस्ट्रिक्ट्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम टू 31 कैरेक्टर। हैंस क्या साबित हुआ कि ये जो एक वेरिएबल का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन C, ये 31 कैरेक्टर्स हैं इसमें, और एक और नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन C लैंग्वेज, इसमें 40 कैरेक्टर्स हो जाते हैं। तो ये इनवैलिड नेम होगा, ये वैलिड होगा। इस अगर आप ये भी रखते हैं नेम तो इसमें से वैलिड और इनवैलिड इस हिसाब से कि उसने यहाँ लेना 31 कैरेक्टर तक ही है, ये अंडरस्कोर और लैंग्वेज जो है उसने कट आउट कर देना है C कंपाइलर में। ठीक है जी, तो इसलिए बेहतर है कि 31 लेटर्स का ही आप जो है वेरिएबल नेम रखें। नेक्स्ट क्या है? ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द नेम। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम डैश, और ये स्पेस यहाँ रखी और सॉल्विंग इज़ एन इनवैलिड वेरिएबल नेम, यानी अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखना भी है तो इनको मिला के लिखें, दरमियान में ये वाली स्पेस नहीं होनी चाहिए। अ वेरिएबल नेक्स्ट क्या है जी? अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप, यानी जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं, एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल काउंट के नाम से आपने डिक्लेयर किया,
तो उसके डाटा टाइप एक ही दफ़ा आप उसको बता सकते हैं इंट, यानी अगर आपने इंट नाम का काउंट डिक्लेयर किया है इंट टाइप का, तो आपने उसको इंट टाइप का ही पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने इंट टाइप का पहले आपने उसको इंट टाइप का डिक्लेयर कर दिया और आफ्टर हाफ ऑफ द प्रोग्राम आपने उसको डिक्लेयर कर दिया जी कि ये करेक्ट, यही वेरिएबल करेक्टर टाइप का है। आपने अगर कोई डिक्लेयर करना भी है, कोई इससे मिलता जुलता नाम कर लें, इंटीजर टाइप का, फॉर एग्जांपल पहले काउंट किया था, अब आप काउंट 1 कर लें करेक्टर टाइप का, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। अलबत्ता उसी नाम का आप जो है वो दो तरह से दो डाटा टाइप्स इसको नहीं दे सकते एक ही प्रोग्राम के अंदर। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी कांस्टेंट। कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अनलाइक अ वेरिएबल, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, एज डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1। The defined directive can be used to define constant macros. फॉर एग्जाम्पल ये जो उसमें जैसे हमने यहाँ ऊपर उसका डाटा टाइप का नेम लिखा ना, कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए ये नंबर डिफाइन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ डाटा की टाइप हम नहीं देते क्योंकि उसमें डाटा चेंज तो होना ही नहीं होता, उसमें हमने कॉन्स्टेंटली उसको डिफाइन करना होता है। उसको डिफाइन करने के लिए नंबर और डिफाइन का रिजर्व वर्ड यूज़ किया जाता है। PI की जैसे एक यूनिवर्सल वैल्यू है 3.14, तो हमने क्या किया, इसको ज़ाहिर है कांस्टेंट ही रहेगी ना थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो हमने इसको कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। कैसे? नंबर डिफाइन और PI को दे दी वैल्यू 3.142857। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं कांस्टेंट की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन सी, न्यूमेरिक कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट। ठीक हो गया। न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होंगे? जिनमें ये वाली न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, चाहे वो प्लस की हों, चाहे वो माइनस की हों, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट्स हों यानी इशारिया वाली वैल्यूज़ हों, जैसी भी हों। अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में है तो वो आपकी न्यूमेरिक होगी, न्यूमेरिक कांस्टेंट होंगे। और अगर आपकी जो है वो अल्फ़ाबेट टाइप्स के होंगे तो वो क्या होंगे? करैक्टर कांस्टेंट होंगे। ठीक है। और करैक्टर कांस्टेंट को आपको पता है बताने के लिए ये कोट्स लगाने पड़ते हैं, कोट्स में जो है वो इनक्लोज करना पड़ता है, और इज़ इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप इन C, डाटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़। वो यानी डाटा टाइप्स क्या है? डिफ़ाइन करते हैं उन वैल्यूज़ के सेट को जो हमने उसमें यूज़ करने होते हैं, जो वैल्यू हमने किसी वेरिएबल को असाइन करनी होती है। वी नो दैट द कंप्यूटर प्रोग्राम मैनिपुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। द डाटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट। द डाटा इज़ प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड आउटपुट इज़ रिटर्न। ठीक है जी। जैसा हम डाटा उसको देंगे वैसा ही वो प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट दे देगा। यहाँ से जो है in C program we may need to process different types of data, therefore variables should be capable of storing data of different types. ज़ाहिर है जब डाटा डिफरेंट टाइप का होगा तो वेरिएबल भी डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। ठीक है जी। वो कैसे होंगे? टू वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, C डिफाइन सम स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स एंड आल्सो अलाउज अस टू डिफाइन आवर ओन डाटा टाइप्स नोन एज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यानी वो क्या कहते हैं, इस मकसद को पूरा करने के लिए C ने कुछ जो है वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स दी हुई हैं, जैसे इंट है, जैसे डबल है, जैसे करैक्टर है। इसी तरह से उसने यूज़र्स को भी ये फैसिलिटी दी है कि वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो है वो बना सके। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी डाटा टाइप जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं। इंटीजर्स के लिए कौन कौन सी हैं? इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। इसमें भी डिफरेंट वेरिएशन आ जाती हैं इंटीजर में भी, यानी एक इंट जो है वो इंटीजर यूज़ होगा, इसमें बाइट्स का बेसिकली डिफरेंस होता है इंट में, शॉर्ट में और लॉन्ग में। वो हम आगे जाके देखेंगे कि इंट कितनी बाइट्स लेता है, शॉर्ट कितनी बाइट्स लेता है और लॉन्ग कितनी बाइट्स लेता है। बहरहाल ये तीनों टाइप जो हैं डाटा की, ये इंटीजर टाइप को सपोर्ट करती हैं, यानी होल नंबर्स अगर आपके होंगे तो उनको। इन C the data type int is used to represent integer, the whole number. This means that int variable store number that have no fractional points such as 11, 11, 2, 8, 1, 0, 1, 0, यानी विदाउट फ्रैक्शन कोई भी नंबर होगा इंटीजर नंबर तो वो इस टाइप में हम इंट में सॉल्व जो है स्टोर कर सकते हैं। अब इंट वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो लॉन्ग भी हो सकता है और इंट एज वेल भी हो सकता है।
ठीक है जी। along with standard data type int the compiler also supports two more types of integer, short int and long int, often abbreviated to just as short and long। यानी इंटीजर की ही फर्दर वो दो टाइप्स को सपोर्ट करता है। सी का कंपाइलर वो कौन सी है, एक शॉर्ट इंट है और एक लॉन्ग इंट है, और इनको जो है वो सिंपली लॉन्ग और शॉर्ट भी कहा जाता है। इफ़ नॉट मैंशनड ऑल इंटीजर वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड टू बी साइंड। और ये जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो साइंड और अनसाइंड होते हैं। अगर आप उसको डिफ़ाइन कर दें तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं उसको डिफ़ाइन करते तो वो उसको कैसे हैंडल करता है, कंसीडर क्या करता है, साइंड नंबर ही उनको करता है। द डाटा टाइप साइंड इंट इज एंड इंट कैन बी हैंडल्ड बोथ साइंड एंड अनसाइंड होल नंबर सच एज 245, 1010 एंड -232, वेयर एज द डाटा टाइप अनसाइंड कैन नॉट बी हैंडल नेगेटिव नंबर। यानी जब हम उसको कह देंगे कि ये अनसाइंड नंबर है तो ऑब्वियसली वो फिर अगर हम माइनस उसके साथ लगा भी देंगे तो वो उसको हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको कह चुके हैं कि ये अनसाइंड नंबर है, राइट। Because of the limited size of the memory cell, all integers cannot be represented by int, short or long. When यानी इनके जितनी भी बाइट्स हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो इनसे भी बड़ी होती हैं। When a variable of type int is declared, the compiler allocates 2 bytes of memory। यानी जब हम खाली int उसको डिफाइन करते हैं ना, int, तो वो 2 bytes देता है मेमोरी की। Therefore, only the number ranging from -2⁻15 through 2⁻15, यानी हम इंट के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यू तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं डाटा। अगर हमारा इससे बड़ा डाटा आ गया है तो वो फिर इसके अंदर सेव नहीं होगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द इंट टाइप वेरिएबल। द वेरिएबल ऑफ टाइप अनसाइंड इंट कैन हैंडल नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके 2⁻16 -1। यानी जो अनसाइंड नंबर है इंट का वो 0 से लेके इतने नंबर तक आपको जो है वो सपोर्ट करता है। द लॉन्ग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लार्जर इंटीजर, यानी अगर इससे ज़्यादा लार्ज इंटीजर्स हैं आपके, उसके लिए हमें जो है वो लॉन्ग इंट या शॉर्ट इंट जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये टेबल में आपको इसकी बाइट्स भी दी हुई हैं और उसकी रेंज वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। इंट जो है वो 2 बाइट्स लेता है, साइंड नंबर है और इतनी उसकी रेंज है, यानी इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड इंट क्या करेगा, वो भी 2 बाइट लेगा और अनसाइंड नंबर को जो है उसका नेम है और इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है नंबर स्टोर करने की। शॉर्ट भी 2 बाइट लेता है, अनसाइंड शॉर्ट भी 2 बाइट लेता है, ठीक है जी, और उसकी रेंज ये है। लॉन्ग जो है वो 4 बाइट लेता है, ठीक है जी। लॉन्ग यानी अगर हमारा इस रेंज से बड़ा भी कोई नंबर है, इन रेंजेस से बड़ा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और उसकी रेंज जो है वो ये है, ये आप देख सकते हैं। और अनसाइंड लॉन्ग भी 4 बाइट लेता है और उसकी रेंज 0 से है। यानी अनसाइंड में क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं होते, इसलिए अब जहाँ भी देखें ये अनसाइंड लॉन्ग है, ये अनसाइंड शॉर्ट है, ये अनसाइंड इंट है, वहाँ पे ये माइनस वाली रेंज जो है वो हटा दी गई है, सिर्फ 0 से जो है वो ये स्टार्ट होता है, राइट। तो ये टेबल आपको याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये MCQs के लिए बाइट्स पता होनी चाहिए और ये रेंज वैल्यूज़ की पता होनी चाहिए, ठीक है जी। डेटा टाइप्स फॉर फ्लोटिंग नंबर्स, जैसे पहले इंटीजर के लिए हमने उसकी टाइप्स देखी, उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन देखी, इसी तरह फ्लोटिंग के लिए भी देखते हैं। फ्लोट जो है बेसिकली नंबर लेता है रैशनल नंबर्स, इशारिया वाले नंबर्स, और फर्दर उनको सपोर्ट क्या करते हैं जी, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। सेम उसी तरह से जैसे हमने इंट, शॉर्ट और लॉन्ग देखा, इसी तरह से फ्लोटिंग नंबर्स की जो हाई कैपेबिलिटी टाइप्स हैं वो हैं डबल और लॉन्ग डबल। इसका भी हम यहाँ से पढ़ने की बजाय टेबल देख लेते हैं सिंपली। ये देखें, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है और 6 प्रिसीजन डिजिट्स हैं उसके, यानी इशारिया के बाद वो 6 डिजिट तक एक्यूरेट नंबर लेता है। क्या, ये फ्लोटिंग टाइप हमारा वेरिएबल, और रेंज उसकी ये है 10⁻38 to 38। उसके बाद डबल की कितनी बाइट्स लेता है, 8 बाइट्स लेता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेता है, और प्रिसीजन भी इसी हिसाब से उनकी ज़्यादा है। डबल की आफ्टर इशारिया 15 डिजिट्स तक और लॉन्ग डबल की आफ्टर इशारिया 19 डिजिट तक जो है वो इसकी प्रिसीजन है। यानी आपका आंसर, अगर आपका बहुत बड़ा कोई आंसर आ रहा है, इशारिया के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना का आंसर आएगा। तो प्रिकॉशनरी आप हमेशा जो है वो ज़्यादा वाली कैपेबिलिटी वाला लिया करें, ठीक हो गया।
अब करेक्टर्स के लिए जो है क्या है टाइप, द डाटा टाइप करेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट लेटर, नंबर और पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है जी। अ करेक्टर टाइप वेरिएबल ऑक्यूपाइज 1 बाइट इन मेमोरी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअल करेक्टर। यानी अगर आप कोई भी वेरिएबल करेक्टर टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ए हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, 5 हो गया, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट हो जाएगा ना। ठीक है जी। और ये हैश का साइन हो गया। ठीक है। द करेक्टर 5 इज मैनिपुलेटेड क्वाइट डिफरेंटली दैन द इंटीजर 5। जाहिर है जब आप इसको यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे तो ये इसको एज अ अल्फ़ाबेट ही कंसीडर करेगा, एज इट इज़ इसको लेके चलेगा, बजाय इसके कि इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दे। ठीक हो गया। लाइक नंबर्स, वो एग्जाम्पल इसके क्या ले रहा है, लाइक नंबर्स करेक्टर्स कैन आल्सो बी कंपेयर्ड, एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। लेट्स लुक एट दिस फॉलोइंग फंक्शन। ये देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर प्रोग्राम से पहले आपको stdio.h इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये नंबर इंक्लूड stdio.h, ये हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है वॉइड मेन वॉइड। यानी जब तक आप कोई बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम ना हो तो हम यहाँ पे वॉइड मेन वॉइड ही हमेशा लिखते हैं। यानी ये क्या है, ये भी उसकी बेसिकली डाटा टाइप्स हैं कि आप ये जो फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं ये किसी टाइप, इसकी कोई टाइप रिटर्न नहीं करता आंसर के अंदर। ठीक है। तो यानी जो कुछ होना होता है वो यहीं पे इसके अंदर ही परफॉर्म हो रहा है, हमें रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसलिए इसको वॉइड मेन और वॉइड लिखते हैं। करेक्टर टाइप का आपने 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ch1, ch2 और सम। ठीक है। ch1 में क्या दे दिया 2, ch2 में दे दिया 6। गौर करें ये एज अ करेक्टर दिया है, क्यों, इसलिए कि कोड्स के अंदर इंक्लूड है। सम उसका हम करेंगे ch1 प्लस ch2। तो ये और ये सम जो है हमने प्रिंट एफ की कमांड के थ्रू जो है वो डिस्प्ले कराया। तो हम अब रिज़ल्ट देखते हैं क्या आया, सम इज़ इक्वल टू 104। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि 104 जो है, 104 तो नहीं होता सम 6 और 2 का। ठीक हो गया, 6 का और 2 का सम तो 8 होना चाहिए। ये हमें आउटपुट दे रहा है 104। अब इसका आंसर आपने मुझे देना है व्हाट्सएप में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपने मुझे देना है कि ये आउटपुट 104 क्यों दे रहा है। ठीक है। बुक रीड करें या इसको सर्च करें किसी भी तरीके से, और इसका आंसर आपने मुझे इस फॉर्म में देना है कि ये 104 आंसर क्यों दे रहे हैं। ये गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी रीज़न क्या है 104 देने की, इसने 8 क्यों नहीं दिया, ये आपने मुझे जो है एज एन असाइनमेंट मुझे बताना है। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें। चैनल नेम है जी CS by सैम। ठीक है जी, दिस वन, ये चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपका कोई भी इस सीरीज़ का लेक्चर जो है वो मिस ना हो। नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।